हेलो गाइस, स्वागत है कि फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पे अंकित भाटी सर के जो प्रैक्टिस सेट सीरीज में यहाँ पे दूसरा प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। दूसरा है, एक इसके ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, तो इनका प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार है, प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी विश्वसनीय चेहरा भी है। तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है इस प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले बता दूँ कि ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस सेट है, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एज यूजुअल हम यहाँ पे हिस्ट्री से शुरुआत करें। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, समय कम बचा हुआ है, तो जितना ज़्यादा जल्दी हो सकते उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो कहते हैं, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, या व्याख्या की गई किसके द्वारा करी गई। ठीक है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे और इसके साथ यहाँ पर वेदों की ओर लौटो, उसका नारा भी किसके द्वारा दिया गया। तो हो जाएंगे हमें स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ठीक है, कौन से आयोग की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद जो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा पील कमीशन। ठीक है, जो पील कमीशन है ये आपका संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगले में यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन कहाँ पर स्थित है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे स्थल दिए हुए हैं पुरातात्विक और कुछ नदियाँ दे रखी हुई हैं। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के सामने है। तो याद रखेंगे, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर कहते हैं मोहनजोदाड़ो जो है वो यहाँ पर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी पर है और कालीबंगा जो है ये आपका घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए ये आपका पाकिस्तान पड़ता है और लोथल और यहाँ पर आपका जो कालीबंगा है राजस्थान में है, लोथल गुजरात में आपका पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी। ठीक है, मुगल काल की जो राजभाषा है वो कौन सी हुआ करती थी। तो मुगलों के समय में उनकी राजभाषा थी, 4 का राइट आंसर होगा आपका वहाँ पर फारसी। ठीक है, वो फारसी बोलते थे, यानी कि फारसी उनकी जो भाषा थी वो इनकी राजभाषा हुआ करती थी। जैसे अपने यहाँ की हिंदी है उसी तरीके से फारसी थी। अब चलिए इसको यहाँ पे मैच कर लेते हैं। मैच करने में क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए देखिए। तो कहते हैं यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। कुछ यहाँ पर व्यक्ति दिए हुए, मैच करने वाले क्वेश्चन पिछले पीटी में बहुत आए थे, इस बार भी आएंगे जरूर। तो जीजाबाई जो है वो किससे रिलेटेड हैं, वो हो जाएंगी शिवाजी की माता। ठीक है, जीजाबाई जो है वो कौन है, शिवाजी की माता हैं। तो 5 का जो बी का ऑप्शन कहता है कि समर्थ रामदास, ये किससे रिलेटेड होंगे। तो समर्थ रामदास जो है ये आपका शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। शाहजी भोसले ये शिवाजी के पिता हैं और दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पर दिख रहा है आपको ए वाला, ये एकदम सही हो जाएगा, यानी कि आपको सब सुमेलित दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करना था। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर आपका अब 5 क्वेश्चन आने हैं, किस चीज़ के 5 क्वेश्चन आने हैं आपके राष्ट्रीय आंदोलन से भारत में हुए। ठीक है, तो देखिए अब अधिवेशन स्थल आपको दिख रहे हैं और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें कहते क्या हैं, एक तो आपको यहाँ पर अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल दिए हुए हैं। चलिए इनको हम यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पे थे डॉक्टर एम अंसारी। ठीक है, जो डॉक्टर एम अंसारी हैं वो यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। ठीक है, एम अंसारी जो है मद्रास का अधिवेशन इन्होंने किया। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर नासिक का अधिवेशन किया। सरोजिनी नायडू ने, सभी को पता है, ये 1925 में इन्होंने किया। तो इन्होंने किया था कानपुर का। सुभाष चंद्र बोस ने किया था हरपुरा का 1938 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं, इनको याद रखेंगे, 1925 और 1938। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। तो गाइस प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है। ठीक है, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इनमें से एक विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर पहला ऑप्शन पढ़ें तो कहते हैं केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये बेसिकली यहाँ पे विशेषता नहीं थी। ठीक है, 1935 में। बाकी द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वतंत्रता और अखिल भारतीय संघ, ये तीनों इसकी विशेषताएं थी। ठीक, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इसकी विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन कहता है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो योजना कौन सा थी। तो याद रखेंगे, ये सभी को पता है, जो माउंट बेटन योजना है ना, ये इसके तहत यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है 1947 में। ठीक है, कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन कहता है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा
राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। ठीक, अल हिलाल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था राष्ट्रीयता की प्रचार के लिए। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अल हिलाल शुरू किया गया अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 में कहा गया कि ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन थे। ठीक है, ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स का चुनाव सबसे पहले एक भारतीय के द्वारा लड़ा गया, उस भारतीय का नाम क्या था, ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा सबसे पहले। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 11 में कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। बेसिकली ये भूगोल या ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन आने हैं, इनको देखिएगा। तो कहते क्या हैं 11 में, तो हो जाएगा क्या, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस तरीके से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अपने भारत में वर्षा पर लेते हैं। ठीक है, इससे हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं संगमरमर जो है वो है क्या। ठीक है, संगमरमर क्या है, आप लोग जानते हैं संगमरमर जो है ये एक पत्थर है। अब लेकिन यहाँ पे किस तरीके का है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कायांतरित चट्टान है। ठीक है, क्या है ये आपकी कायांतरित चट्टान है संगमरमर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, कौन सा जोड़ा जो इसमें गलत है, भुवनेश्वर बोला गया महानदी पे है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी जो बोला गया कि कोटा है चंबल में है, सही बात है। जबलपुर नर्मदा नदी पे है, सूरत ताप्ती नदी पे है, लेकिन भुवनेश्वर जो है वो महानदी पे नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं भारत का जो अक्षांशी फैलाव है वो कौन सा कैसा है। ठीक है, भारत का जो अक्षांशी फैलाव है वो कैसा है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए 14 का। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में ये भारत का अक्षांशी फैलाव है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है हमारी पृथ्वी पे ये नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको नॉर्थ देखने को मिल रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगला क्वेश्चन कहता है कि एडीज पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए क्या करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं, आपको डिटेल यहाँ पे सामने दिख रही है। रिवाइज मटेरियल अगर आपको चाहिए रिवीजन के लिए तो वो आप जल्दी से ले लीजिएगा, बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि एडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते क्या हैं भैया 5 क्वेश्चन आपके आने हैं किस चीज़ के, वो आने हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो दिखाई जाती है। ठीक है, तो आंसर तो हमको पता है, लेकिन इसको ऑप्शन देखिए उसके बाद समझ। तो भाई साहब जो शहरी क्षेत्रों में बेसिकली बेरोजगारी होती है वो किस तरीके की होती है, वो होती है यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शहरी क्षेत्र में बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग शिक्षित होते हैं, उसके बावजूद भी उनकी योग्यता के अनुसार काम ना मिलना वो बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी जाती है। जो भारतीय राष्ट्रीय आय है ना, इसकी गणना जो है वो किसके द्वारा करी जाती है, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो नेशनल इनकम है ना वो किसके द्वारा करी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 17 का करेक्ट है आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसके द्वारा यहाँ पर गणना करी जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो अवमूल्यन है इसका उद्देश्य है वो क्या है, तो देखिए 18 का राइट आंसर हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगर यहाँ पे अवमूल्यन किया जाता है तो इसमें यहाँ पे क्या चीज़ होती है, इसमें निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पर पड़ता है, तो भारत में यहाँ पर जो जाने जाते हैं तो वो होते हैं स्वामीनाथन। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर अगर बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग होंगे। ठीक है, चलिए 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गेहूँ का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है यहाँ पर गेहूं पर। 1966 1967 के आसपास ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था। ठीक है, जो जीएसटी है जिसका रिलेटेड है 101वां संविधान संशोधन, अब ये लागू करने वाला जो पहला देश था वो कौन सा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, मॉडल कौन सा है जो भारत में लागू है, वो कनाडा का मॉडल है। ठीक है, कौन सा, कनाडा का मॉडल है। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अब यहाँ पर आपका पॉलिटी के यानी कि संविधान के 5 क्वेश्चन हैं। तो कहते हैं भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। ठीक है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो प्रभावित है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। ठीक, किससे प्रभावित है, ये इंग्लैंड से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन कहा गया
कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ठीक है, नागरिकता का जब लोप हो जाता है, मतलब नागरिकता छिन जाती है, तो उसका नियम है वो क्या कहता है। देखिए, तो हो गया क्या यहाँ पर, अगर आपके ऊपर देशद्रोह साबित हो जाता है, यानी कि आप इंडिया में बैठ करके अपने यहाँ की चीज़ें या फिर किसी दूसरे कंट्री की यहाँ पे बड़ाई करते हैं, या फिर उसको यहाँ पे कुछ आपको सूचनाएं देते हैं, तो वो यहाँ पर आपका देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता आपकी छिन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की सम्मिलित करी गई है। तो मूल संविधान का जो भाग है यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, तो सभी को पता है कि डीपीएसपी जो होता है वो यहाँ पर आपके लिए सही होगा, यानी कि जो आपका भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें राज्य क्या करता है, लोक कल्याण की संकल्पना इसमें सम्मिलित करी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये राज्य का यहाँ मतलब पूरे राष्ट्र से होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, जिले की जो पुलिस व्यवस्था है, अब इसका प्रमुख कौन होता है। देखिए, सभी का प्रमुख होता है कोई ना कोई जिले का। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुलिस अधीक्षक। ठीक है, जो एसपी है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आपके जिले की पुलिस व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। 25 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, पंचायती राज संस्था नहीं इनमें से कौन सी है, तो ये हो गया क्या, एक तो आपकी जिला परिषद होती है, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, नगर परिषद जो है ये आपकी पंचायती संस्था नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन साइंस के लेते हैं। कहा गया कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे काला। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है झूठ को पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम रखा गया है। ठीक है, झूठ का पता लगा देती है, तो वो कौन सी है, पॉलीग्राफ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपने हमारी वीडियो लाइक की है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो क्या होगा, ये आपको पता लगा देगा। लाइक की होगी तो आपको यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ी सी क्वालिटी गड़बड़ है, चीज़ है कोई नहीं। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा कि कहते हैं रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी है इसका आविष्कार किसने किया, तो ये हो जाएंगे कौन से, बैक्यूरेल ने। ठीक, किसने, बैक्यूरेल ने यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया। 29 में कहा गया कि जो भूपर्टी है इसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपको एल्युमिनियम यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 30 में कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों वो कान में होती है, स्टेपीज। सबसे बड़ी कौन सी होती है, वो जांग में होती है, जिसको यहाँ पर क्या कहते हैं, फीमर कहा जाता है। ठीक है, जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और आपका, तो गैस यहाँ पे शुरू कर लेते हैं आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो इनको चलिए देख लेते हैं। 51 में कहा गया कि भारत के जो नई मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन नियुक्त करेंगे। ठीक है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त करेंगे उनका नाम क्या है, तो जल्दी से बताइए, हो जाएंगे राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। कहते हैं कि किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा ब्लू को लॉन्च किया। ठीक है, एक आत्मकथा है ब्लू जिसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा सुरेश रैना। ठीक है, ब्लू एक आत्मकथा है जिसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, सुरेश रैना के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आपकी IMF है इसके नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। ठीक है, जो IMF है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF के जो नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कौन से बने हैं, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका पियरे ओलिवियर गैरीचंस। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पियरे ओलिवियर गैरीचंस जो है ये आपके IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त करे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस का मनाया जाता है। ब्रेल दिवस का क्या मतलब होता है, जो यहाँ पर अंधे जो व्यक्ति होते हैं, जो विकलांग होते हैं, बेसिकली जो देख नहीं सकते, उनके लिए यहाँ पर एक पढ़ने की विधि बनाई गई है जिसको यहाँ पर ब्रेल पद्धति या ब्रेल विधि कहा जाता है। तो 54 का राइट आंसर दोस्तों यही होगा कि यहाँ पर इसका, चलिए देख लेते हैं आप, ये हो जाएगा आपका 4 फरवरी। ठीक है, 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ब्रेल दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जनवरी 2022 में देश को 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ठीक है, जनवरी 2022 की बात है, 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, याद रखेंगे। 55 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन, भरत सुब्रमण्यम जो है ये आपके 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में
शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है। ठीक है, हाल ही में 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा जो है वो कौन सा बना, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, चेन्नई हवाई अड्डा। ठीक है, चेन्नई हवाई अड्डा जो है ये विश्व के 10 सूचियों में शामिल हुआ भारत का एकमात्र हवाई अड्डा चेन्नई वाला। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2022 में कौन सा स्थान है, तो याद रखेंगे 57 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 43वां स्थान है। ठीक है, कौन सा, 43वां स्थान है यहाँ पर बौद्धिक संपदा वाला। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि हाल ही में नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया। ठीक है, नुसंतारा को एक नई राजधानी घोषित किया गया है किस देश के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 59 में, तो कहते हैं ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नाम से पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी रत्नाकर शेट्टी। ठीक है, रत्नाकर शेट्टी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते क्या हैं 60 में कि 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, निखत जरीन किससे संबंधित हैं, सभी को पता है ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। 5-0 से इन्होंने हरा कर एक गोल्ड मेडल जीता था, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिटपोंग जुटामस। ठीक है, कौन है, जिटपोंग जुटामस, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इनको हराया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में अगर देखेंगे आप तो क्या होगा, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, कितने 10 आने हैं भैया। अब चलिए देखिए, तो कहते हैं नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है। ठीक है, अब नहरों का देश कहा जाता है एक भारत का पड़ोसी देश है, तो वो कौन सा हो जाएगा, 61 का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तान जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको नहरों का देश कहा जाता है, ये भारत के पड़ोसी देश है। ठीक है, पाकिस्तान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्रमशः जो है वो क्या क्या है। ठीक है, पीडीएफ थोड़ा सा टेढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो कंटेंट से मतलब होना चाहिए। 62 में कहा गया ना कि आपका जो वियतनाम की राजधानी है वो कौन सी है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई और उसकी मुद्रा है दोंग। ठीक है, दोंग मुद्रा है, हनोई इसकी राजधानी है वियतनाम की। 63 में कहा गया कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा की बात करते हैं, 6 साल का कार्यकाल होता है, 35 साल की यहाँ पे मिनिमम आयु होनी चाहिए। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, कभी भी भंग नहीं होती है। फिर यहाँ पे देखिए इनके जो 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के लगभग कितने, ठीक है 1/3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1/3 व्यक्ति यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन और राष्ट्रीय दिवस सही सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय दिवस जो है वो कौन सा सही सम्मिलित नहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में, तो 64 में देखेंगे तो एक प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी। गांधी जी जब भारत आए थे अफ्रीका से तब उस दिन से ये मनाया जाता है। कहते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपका कब मनाया जाता है 10 जनवरी को, ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये आपका यहाँ पे गलत है, क्यों, 15 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया ही नहीं जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहाँ पे 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 64 का हो गया। 65 में देखिए कहा गया जो वेम्बनाड झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन सी झील, वेम्बनाड झील है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, 65 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, धुंधले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरला में स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड झील कहाँ पे है, ये केरला में स्थित है। 66 में कहा गया बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहू जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए क्या होगा, सी हो जाएगा, आसाम का है बिहू। ठीक है, आसाम का है बिहू। बिहू कई प्रकार के वही होते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है। ठीक है, ध्रुपद गायकी के लिए जो प्रसिद्ध घराना है वो कौन सा है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, कौन सा, ग्वालियर का जो घराना है ये क्या है, ये आपका प्रसिद्ध घराना है ध्रुपद गायकी के लिए। अगला क्वेश्चन कहते हैं 68 में कि टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं, तो टाइगर वुड्स जो हैं वो किस चीज़ के हैं, याद रखेंगे गोल्फ के खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर ये संबंधित हैं आपके यूएसए से। ठीक है, कहाँ के हैं, 68 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओजोन क्षरण से। ठीक है, जो ओजोन परत है O3 इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या हो रही है? धीरे धीरे घट रही है, यानी कि ओजोन डिप्लेशन के लिए यहाँ पर मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं 70 में कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ठीक है, अपने प्रदूषकों के कारण जैविक नदी कहलाती है, तो कौन सी हो जाएगी? जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो वो कौन सा होगा? 70 का राइट आंसर वो हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को यहाँ पर जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो भाई देखिए, अब 5 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर के आने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं पौ प्लस अन जो है किस स्वर संधि का उदाहरण है? पौ प्लस अन जो है किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अयाद संधि का उदाहरण। ठीक, कौन सा? ये अयाद संधि का उदाहरण है। ठीक है, पा से यहाँ पे प ये बनेगा क्या जाके? पवन बनेगा जाके। ठीक है, तो ये अयाद संधि का उदाहरण है। 37 में कहते हैं कि विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका विलक्षण। ठीक है, कहते हैं ना कि वो विलक्षण प्रतिभा का धनी है, तो उसे कहते हैं ना कि विचित्र प्रतिभा का धनी है वो। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए यहाँ पे जो एक शब्द होता है 38 का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपका लेखपाल में शायद पूछा गया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इंद्रजीत। ठीक है, इंद्रजीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुल कुल शब्द युग्म के सही आप यहाँ पे अर्थ भेद बताना है। ये कुल जो दे रहे हैं एक तरीके से हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल का मतलब होता है सब, जैसे कहते हैं कुल बताओ कितना हुआ टोटल। एक कुल का मतलब होता है वंश, कहते हैं तुम किस कुल के हो, तो क्या हो जाएगा? सब और वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंदा पानी उबाल कर पिए। ठीक है, यही आपका शुद्ध हो गया। ठीक है, गंगा मतलब देखिए कितना बढ़िया कोइंसिडेंट है, गंदा पानी उबाल कर पिएंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा और वाक्य भी शुद्ध है। वाह, मज़ा आ गई। चलिए बाकी जो है सारे गलत हैं, यहाँ पर एक बार पढ़ के भी देख लीजिए। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस का बधाई दिया, तो की बधाई होता है। यमुना का पानी गंगा और प्रदूषित है। ठीक है, ये भी यहाँ पे गलत है। फिर कहते हैं यहाँ पर क्या है? बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, बच्चे लोग, गंदा और प्रदूषित मतलब क्या है? ये एक तरीके से हो जाता है, इसलिए कहते हैं गंदा पानी उबाल कर पिए, बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा आपको पैसेज दिख रहा होगा, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके आप इस पैसेज को जल्दी से पढ़ लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस पैसेज को पढ़ लिया है, मैंने भी इसको पढ़ लिया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस, कहते हैं ना कि ऑथर के हिसाब, ऑथर का मतलब क्या होता है? जो इसके लेखक हैं, लेखक के हिसाब से अकेलेपन से कौन जूझ रहा है, कौन यहाँ पे बीमार है अकेलेपन से? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनी पीपल, कहते हैं ना बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अकेलेपन के इस समय शिकार हैं। ठीक है, 42 में कहा गया कि लोनलीनेस इज लाइक, कहते हैं ना कि जो अकेलापन होता है किस तरीके का होता है? तो भैया देखिए 42 में, तो सभी को पता है अकेलापन जो होता है एक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि जो रॉबिन्सन है, रॉबिन्सन क्रू, ये लोनलीनेस का मीन इनके हिसाब से क्या होता है? अकेलेपन का मीन इन्होंने क्या दिया है रॉबिन्सन ने? तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके? बी हो जाएंगे, यानी कि बीइंग कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी से अपने आप को अलग कर लेना ही आपका लोनलीनेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर आपको एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है, चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं आ प्लेस वेयर कॉइन मेडल और टोकन आर मेड। ठीक है, एक प्लेस जहाँ पर कॉइन बनते हैं, मेडल्स बनते हैं, टोकन बनाए जाते हैं। तो ये होगा क्या भैया? बहुत ही आसान है, ये होगा 44 का ए, ये होता है मिंट। मिंट जो होता है वो एक प्लेस का नाम है जहाँ पर कॉइन, मेडल्स और टोकन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स। ठीक है, आइडियम दिया हुआ है यानी कि लोकोक्ति दिया। टू टेक अ चिल पिल, कहते हैं ना कि आप एक चिल पिल, पिल का मतलब कहता है दवाई ले लीजिए, एक ठंड मतलब शांत होने वाली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका टू काम डाउन, कहते हैं ना कि काम डाउन हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, कहते हैं ना कि भैया शांति की दवाई पी लो, तो यही होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे आपके रीजनिंग के प्रश्नों को। तो 46 में कहा गया किसी कूट भाषा में आपको हैन को इस तरीके से यहाँ पे किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। हैन को इस तरीके से लिखा गया है तो इसका कोड क्या होगा, तो जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जस्ट इसका अपोजिट किया गया है, ठीक है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। एस में यहाँ पे एक बढ़ा देंगे तो टी आ जाएगा। इसी तरीके से ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। वी में यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, डब्लू आ जाएगा। फिर एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। एम में एक बढ़ा देंगे तो क्या, एन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको देख लेना है। तो 46 में आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बहुत ही आसान था। यानी कि सी का क्या होता है, आपका एक्स होता है। एक्स में एक बढ़ा देंगे तो वाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके ओ का एन होता है, एक बढ़ा देंगे एम हो जाएगा। सी का होता है, फिर ये हो गया, ठीक है। के हो गया यहाँ पर देखिए, तो के का क्या होता है, पी होता है अपोजिट में, उसका एक बढ़ा देंगे तो क्यू हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं ममता के पिता रमन की बहन है, ठीक है। ममता के पिता रमन की एक बहन है कोमल, जिसके बेटे लोकेश के बहन का नाम दीपा है। रमन की माँ का दीपा के पिता के साथ क्या संबंध है, ये यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से देख लेते हैं। तो कहते हैं ममता के पिता, ठीक है। ये यहाँ पे ममता हो गई और ये इनके पिता हो गए, ममता के ये हो गए पिता, ठीक है। कहता है ममता के पिता रमन की एक बहन है, ठीक है। ममता के पिता रमन है, ये रमन है इनका नाम है। रमन की एक बहन भी है। चलिए यहाँ पे एक इनकी हम सिस्टर भी बना लेते हैं, कोमल, इनका नाम है कोमल, ठीक है। इनका नाम हो गया कोमल। ये रमन हो गए ममता के पिता और उनकी नाम है कोमल है, जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिसका इनका बेटा क्या है, इनका बेटा है यहाँ पे आपका लोकेश नाम है, ठीक है। और लोकेश की बहन जो है वो दीपा है, तो इनकी एक बहन भी है, वो है दीपा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रमन की माँ का दीपा से क्या संबंध है, ठीक है। रमन की जो माँ है वो क्या है, रमन कौन है, इनके पिता थे एम का, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी माँ कौन सी हो जाएंगी, तो सभी को पता है कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सास हो जाएंगी, ठीक है। कौन हो जाएंगी, ये सास हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो कहते हैं 2 से 3 बजे के बीच घड़ियों की घंटे की तथा मिनट की सुइयों के बीच एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो 48 में बोला गया है 2 और 3 के बीच में। तो देखिएगा इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, तो यहाँ पर इसको मैं आपको दिखा देता हूँ करके।